नमस्कार, उड़ान एस अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे कि सुधीर सर पहले ही एक वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि आपको जो शिक्षक भर्ती है उसकी तैयारी कैसे करनी है। आने वाले समय में 5,000 जो पद सरकार ने बोले हैं उन पर जल्द ही सूचना जारी होने वाली है, नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए उड़ान IAS अकेडमी ने एक वीडियो सीरीज जारी करने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से वे छात्र जो हमसे अब तक नहीं जुड़ पाए हैं वो YouTube के माध्यम से हमसे पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और दिशा दे सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर मैं जो टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो होगा चिंतन, जिसको विचार भी लिखा होगा आपके सिलेबस में। अब यहाँ पर अगर आप बुक्स में देखेंगे तो अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। 4 बुक उठाओगे तो चारों में अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया गया है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है हम वो चीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चिंतन कई प्रकार के पढ़े होंगे, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा आपको वहाँ से स्टार्ट करनी है। साथ ही साथ मैं इस टॉपिक के आपको MCQ भी सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है और कैसे अपना समय आप बचा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिंतन, अगर मैं कहूँ चिंतन क्या है, कब स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे कि समस्या, जब भी आप किसी समस्या में पढ़ते हो तब आप क्या करते हो, मस्तिष्क में या मानसिक विचार जो करते हो वही क्या है, चिंतन है। अब वो चिंतन कब तक होता है, जब तक उसका क्या नहीं मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशन अर्थात समाधान नहीं मिल जाता। तो इस बीच में आप जो भी मानसिक संरचना अपने दिमाग में बना रहे हो वो सब के सब क्या है, चिंतन है। तो चिंतन कैसी प्रक्रिया है, तो याद रखना है मध्यस्थ प्रक्रिया है। किन के बीच में, इंटरमीडिएट प्रोसेस है। किन के बीच में, तो समस्या और समाधान के बीच में, मध्यस्थ प्रक्रिया के बीच में हम किसको जानते हैं, चिंतन को जानते हैं। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन हुआ किसका, चिंतन का। अब अगर हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो कई लोगों ने इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। सिंपल वर्ड में हम समझेंगे। जैसे देखो, चिंतन एक प्रकार की क्या है, मानसिक प्रक्रिया, सिंपल अगर फॉर्म में अगर पढ़ना है तो। लेकिन कागर हेमन और साथ ही साथ सिल्वरमैन ने क्या डेफिनेशन दिया वो, हालांकि ये दोनों डेफिनेशन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इन जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनके स्टेटमेंट आपको बहुत काम आते हैं। जैसे कागन और हेमन क्या बोलते हैं, प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों, अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। अब ये कैसे, जब आप कोई चीज सोचते हैं तो उसका इमेज बनता है, कोई ना कोई प्रतीक के रूप में, कोई ना कोई साइन के रूप में आपके दिमाग में आता है। संप्रत्यय मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। कोई ना कोई नियम के आधार पर आप विचार करते हो। और अन्य मध्यस्थ इकाई, जैसे कि मैंने कहा समस्या से समाधान के बीच में जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, चिंतन। तो मध्यस्थ इकाई के रूप में मानसिक जोड़ तोड़ जो भी कर रहे हैं वो क्या है, चिंतन। किसने कहा, कागन और हेमन ने। देन अगर हम देखें सिल्वरमैन को, तो सिल्वरमैन ने क्या बोला है, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन का मतलब याद रखिएगा, लक्ष्य, सरल भाषा में कहूं तो, तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करता है। ये कहा सिल्वरमैन ने। अगर मैं थोड़ा बहुत विशेषताओं की ओर चलूं या चिंतन की प्रक्रिया की ओर बात करूं तो आपको क्या समझ में आ रहा है, प्रतीकों, प्रतिमाओं आदि का मानसिक जोड़तोड़ होता है। चिंतन एक प्रकार का अप्रगट व्यवहार है। अप्रगट व्यवहार मतलब अमूर्त है। ये आप जो सोच रहे हो वो किसी को दिखाई देगा क्या, नहीं देगा, इसलिए अप्रगट व्यवहार मतलब यहां पर सीधा सीधा क्या बोल सकता है, अमूर्त अर्थात क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, किसी को दिखाई नहीं देगा। साथ ही साथ जैसे हमने देखा पहले ही, मध्यस्थ प्रक्रिया होती है। चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्दीपन या कोई समस्या और उसके प्रति की गई अनुक्रिया का मतलब क्या है, उसके समाधान के बीच होने वाली प्रक्रिया होती है। तो जैसे कि मैंने कहा, इस पॉइंट में क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है कि जैसे ही कोई समस्या आई है और समस्या के आने पर जो भी आप मानसिक संरचना अपने दिमाग में बना रहे हो, किसके लिए, समाधान प्राप्ति के लिए, सॉल्यूशन के लिए, तो बीच में आपने जो भी सोचा है, वो जो अनुक्रिया किया है, वही क्या है, चिंतन है। तो जो डेफिनेशन में पढ़ा वही यहाँ पर भी आपने पढ़ा। अब इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको एग्जाम में पूछता है, इसके सोपान क्रम, हायरार्की या स्टेप्स ऑफ थिंकिंग। तो सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा, हमेशा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, और हमेशा लास्ट पॉइंट क्या होता है आपका, सॉल्यूशन। तो इन दोनों के पोजीशन को आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद कोई ना कोई क्या होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उससे रिलेटेड क्या होगा, आपके पास डेटा होना चाहिए, डेटा का विश्लेषण होना चाहिए। फिर विश्लेषण करने के बाद आप किसी निष्कर्ष में पहुंचोगे और निष्कर्ष का क्या करोगे, जांच करोगे। तो ये कुछ पैटर्न है। जैसे मैं हमेशा क्लास में एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो कि आपको कोई बाइक खरीदना है ना, घर वालों ने सोचा कि पैसे देंगे घर वाले और आपको बाइक खरीदना है। तो बाइक आने जाने में दिक्कत हो रहा था, समस्या था, तो घर वाले ने बोला इसका सॉल्यूशन है बाइक ले लो।
लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि सीधा बाइक ले लेंगे। तो पहले आप क्या करते हो कि पहला चीज़ आप एक काम करते हो कि उसके बारे में आप डेटा कलेक्ट करते हो, कौन सा बाइक, कितना बजट, कितना माइलेज। फिर उसके बाद क्या करते हो, आप आंकड़ों का तथ्य निकाला पूरा, उसका विश्लेषण कि कौन सा आपको सही लगेगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, निष्कर्ष का जांच करोगे कि भाई जो मैंने सोचा है वो सही है कि नहीं। और लास्ट क्या करोगे, फाइनल करोगे कि भाई जो मैंने जांच किया है मैं सही पाया हूं कि ये मेरे लिए परफेक्ट होगा। तो वही समझिएगा, जैसे क्या दिया है, समस्या का उत्पन्न होना, जनरेशन ऑफ प्रॉब्लम। देन उसके बाद क्या है, आंकड़ों तथा तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फैक्ट्स। देन क्या लिखना है आपको, विश्लेषण, जो भी जानकारी आपके सामने आई उसको क्या करोगे, विश्लेषित करोगे, एनालिसिस करोगे, निष्कर्ष निकालोगे और निष्कर्ष को क्या करोगे, चेक करके देखोगे कि जो मैंने सोचा था, जितना मेरे बजट में है, जितना मेरे डिजाइन में है, जितना पावर का मुझे बाइक चाहिए, उतना मैंने जो सोचा है उसमें कौन सा खरा उतर रहा है। आपको पता चल गया आपके बजट का बाइक, तो क्या निकल गया, आपका समाधान निकल गया। तो इस प्रकार क्या है, चिंतन के क्रम आपको याद रखना है। अब एग्जाम में क्या होता है, चिंतन के क्रम में सही क्या है या सही क्रम क्या है, आपको ये जमाने के लिए दिया जा सकता है। या तो इसको सीक्वेंस में ऐसे दे दिया जाएगा, है ना, यहाँ पर क्या होगा, समस्या, यहाँ पर होगा समाधान, यहाँ पर होगा विश्लेषण, ऐसा कुछ सीक्वेंस दिया जाएगा, उसमें से सही सीक्वेंस बताना होगा। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन ये है कि इसको दे देगा क्या, 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर, और बोलेगा इसको अरेंज करके बताओ। ऑप्शन में लिखा होगा क्या, A 1 2 3 4 5, बी ऑप्शन रहेगा 2 3 4 1 5, समथिंग ऐसा कुछ। तो जो आपके पैटर्न में बनेगा, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि पहले क्या होता है, प्रॉब्लम, और लास्ट क्या होता है, सॉल्यूशन। उसके हिसाब से भी आप इसको मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि चिंतन के प्रकार, तो देखिएगा आपको याद रखना है एनसीईआरटी क्या बोलता है। एनसीईआरटी और एक 2 साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम भी आपको याद रखना है, जिम्बार्डो और रुक। जिम्बार्डो और रुक 1977 में इनके द्वारा क्या बताया गया था, चिंतन के प्रकार बताया गया था, मतलब टाइप ऑफ थिंकिंग। तो मैं जब भी स्टूडेंट से पूछता हूँ टाइप ऑफ थिंकिंग बताओ कितने प्रकार के चिंतन होते हैं, बहुत सारे नाम लेते हैं, अपसारी, अभिसारी। पहले तो ये नहीं है, पहले तो याद रखिएगा एनसीईआरटी क्या बोलता है, स्वाली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। चिंतन 2 प्रकार के होते हैं। स्वाली चिंतन का मतलब है जब पर्सन क्या करता है, अपनी कल्पनाओं में रहता है, जिसमें वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। और वही यथार्थवादी चिंतन जो है, सामने मौजूद चीज़ों पर या जो किसी नियम पर आधारित होंगे उन पर चिंतन करने को कहते हैं। तो एक है अकॉस्टिक या इंट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग और दूसरा है रियलिस्टिक थिंकिंग। अब थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, अपसारी, अभिसारी और आलोचनात्मक, इस प्रकार के चिंतन हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे अभिसारी चिंतन, इसको क्या बोलते हैं, निगमनात्मक चिंतन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बंद प्रश्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंद प्रश्न, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंद प्रश्न, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं। वही अपसारी, सृजनात्मक, आगमनात्मक, या इसको बोलते हैं खुला प्रश्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खुला प्रश्न। अब देखेंगे क्या होता है खुला प्रश्न, समझेंगे। तो अपसारी का मतलब होता है कन्वर्जेंट, निगमनात्मक का मतलब होता है क्या, डिडक्टिव, और बंद प्रश्न का मतलब होता है क्लोज एंडेड, क्लोज क्वेश्चन। वही अपसारी का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट, सृजनात्मक का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव, आगमनात्मक का मतलब होता है इंडक्टिव, खुला का मतलब है ओपन क्वेश्चन। खुला का मतलब क्या होगा, ओपन क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर एक प्रकार का चिंतन जो है उसको हम कहते हैं, जो यथार्थवादी के अंतर्गत आता है, तीसरा समालोचनात्मक या आलोचनात्मक चिंतन, इवैल्यूएटिंग या क्रिटिकल थिंकिंग इसको बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं ये कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो जरा इस पर चर्चा करते हैं, किस टाइप का थिंकिंग होता है। ठीक है, अब देखो जब आप पढ़ते हो ना, जो आप बोलते हैं अपसारी और अभिसारी, तो ये केवल और केवल किसने बोला है, गिलफोर्ड ने बोला है। तो जेपी गिलफोर्ड का नाम लिखा भी होगा यहाँ पर कहीं पर, लेट्स सी कहाँ पर है, ये जेपी गिलफोर्ड। तो जेपी गिलफोर्ड ने एक तो चिंतन इसको माना है और दूसरा चिंतन इसको माना है। जब आप बुद्धि वाला टॉपिक पढ़ा होगा आपने, तो बुद्धि में त्रिआयामी संरचना सिद्धांत इन्होंने दिया था, 3 डायमेंशनल थ्योरी या स्ट्रक्चर्ड थ्योरी, संरचना सिद्धांत। किसने, जेपी गिलफोर्ड ने। वहाँ पर भी बुद्धि में 2 प्रकार के चिंतनों के बारे में बात करते हैं। जब सेकंड आयाम में जब पहुँचते हैं प्रोसेस में, तो जब आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा, एक तो उन्होंने बताया 3 आयामों में, एक बताया था विषय वस्तु, दूसरा बताया संक्रिया और तीसरा बताया था प्रोडक्ट या उत्पाद। तो जब हम संक्रिया वाले पार्ट में जाते हैं, प्रोसेस में जाते हैं, तो मूल्यांकन, संज्ञान, अपसारी, अभिसारी और स्मृति, ये 5 टॉपिक पढ़ते हैं, 5 चीज़ें हम देखते हैं। उसमें आप देखते हैं कि जो चिंतन है
या चिंतन के प्रकार इन्होंने यहाँ पर बताए हुए हैं, किसने, जेपी गिलफोर्ड ने। तो सेम यहाँ पर भी है। अब इसमें से प्रश्न कैसे आता है, अभिसारी का अगर मैं बताऊं तो अभिसारी के जो प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, एक शब्द में, वन वर्ड आंसर वाले। जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, भारत की राजधानी क्या है, इसका कोई और आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब अगर ये पूछ लिया जाए अपसारी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बताइएगा कि आपके नाम का अर्थ क्या है। तो आपके नाम का अर्थ अगर पूछा जाए तो कई सारे अर्थ हो सकते हैं, एक ही अर्थ थोड़ी ना होगा। भारत की राजधानी के बारे में बताएं, तो भारत की राजधानी के बारे में बताएं तो भाई आप बताओगे कि इसकी स्थापना कब हुई, कब से इसको जाना जाता है, पहले नाम क्या था, आज का नाम क्या है, आज नेशनल कैपिटल रीजन में क्या आता है, क्या यहाँ पर हमारे भारत में जो सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो क्या है रक्षा मंत्रालय, जितने भी हो सकते हैं वो सारे के सारे हमारे कहाँ हैं, भारत की राजधानी में है। वो सारा कुछ डिस्कस कर सकते हो आप। और जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है अपसारी में, अपसारी में प्रश्न ये हो सकता है कि 2 + 2 कितना होता है, तो इसका भी आंसर एक निश्चित ही मिलेगा। लेकिन अपसारी में कैसे पूछा जाता है कि किन संख्याओं का योग 20 हो सकता है, क्या बोल रहा हूं मैं, किन संख्याओं का योग 20 होता है, 20 होगा, 20 होगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे, सर 1 और 19 को भी ऐड कर सकते हैं, 2 और 9 18 को भी कर सकते हैं, 3 और 17, मतलब मल्टीपल है, मोर देन 1 आंसर आप यहां पर बता सकते हो। तो ये क्या है, अपसारी चिंतन। क्या है ये, अपसारी। जहां एक शब्द में उत्तर मिले वो क्या है, अभिसारी, कन्वर्जेंट। और ये जो है जहां आपको मोर देन 1 आंसर मिले तो वो क्या है, डाइवर्जेंट है। वही समालोचनात्मक या आलोचनात्मक, जिसको हम क्रिटिकल या इवेलुएटिंग थिंकिंग भी बोलते हैं, उसमें कैसा होता है, तो उसमें कुछ ऐसा रहेगा कि कोई भी पर्सन कोई भी चीज़ खरीदने से पहले क्या करेगा, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को देखेगा और उसके बाद कोई डिसीजन लेगा। तो वो कौन से प्रकार का थिंकिंग कहलाएगा, तो वो समालोचनात्मक या आलोचनात्मक चिंतन के नाम से जाना जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। और अगर कुछ डाउट होगा तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पर भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वही अगर मैं सामान्य चिंतन की बात करूं, जैसे प्रत्यक्षात्मक या जिसको हम बोलते हैं मूर्ति चिंतन, तो मूर्ति चिंतन का मतलब ये समझिएगा सिंपल सा, जैसे ये पेन है, अब मैं किसी को बोलूंगा ये पेन के बारे में आप मुझे बताओ, तो आप देख कर ही बता पाओगे, है ना, कि ये ब्लैक कलर का है, एक तरफ रबर लगा हुआ है, एक तरफ पॉइंट है ना। तो ये जो चिंतन है ये क्या है, मूर्ति चिंतन। वही अगर मैं बोलूँ कि आपको बताना है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, आपको बताना है प्रोटॉन के बारे में, आपको बताना है ऑक्सीजन के बारे में, हम पढ़ते जरूर हैं लेकिन हमने कभी देखा नहीं है, तो आप इस तरीके से आसानी से इसको समझ सकते हैं। अमूर्त चिंतन का मतलब कि जैसे मैं मस्तिष्क में कुछ सोच रहा हूँ, कोई विचार कर रहा हूँ, तो वो भी क्या है, अमूर्त चिंतन है। तो ये क्या है, अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। काल्पनिक चिंतन को आप सरल भाषा में ये है, जैसे मैंने बहुत बार इसको पढ़ा था, कहीं पर परफेक्ट आंसर नहीं मिलता। काल्पनिक चिंतन मतलब भविष्य को लेकर भी चिंतन करते हैं, वो भी काल्पनिक है, लेकिन हो सकता है हम भविष्य में उसको सही कर जाएं। तो इसका सबसे अच्छा सही आंसर मुझे मिला कि हम जो अतीत में जो घटनाएं हुई होती हैं, खासकर हमें हमारे दिमाग में क्या होता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम आपने दिया होगा और आप देने के बाद आपको लगा होगा यार ये क्वेश्चन अगर बन जाता तो मैं शायद उस समय सेलेक्ट हो जाता, है ना, हमारे दिमाग में ये घूमता है। तो उसमें मैं जितना भी चिंतन कर लूँ उसको मैं बदल सकता हूँ क्या, नहीं बदल सकता। तो इस प्रकार का चिंतन क्या है, काल्पनिक चिंतन कहला सकता है। वही तार्किक चिंतन, तो किसी नियम के आधार पर किसी विषय पर तर्क देना, चिंतन करना, वो क्या कहलाता है, तार्किक चिंतन। तो सामान्य प्रकार में अगर देखा जाए तो चिंतन 4 प्रकार के। वैसे आपको अगर पूछा जाएगा चिंतन कितने प्रकार के, तो एनसीईआरटी जिम्बार्डो रुक वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, 2 प्रकार का, सवाली और यथार्थवादी। यथार्थवादी कितने प्रकार का, 3, अपसारी, अभिसारी और आलोचनात्मक, ये ध्यान रखना है। बाकी मैंने बता दिया है। और अगर देखते हैं तो चिंतन के साधन, चिंतन के कौन कौन से साधन होते हैं, मतलब टूल्स ऑफ थिंकिंग। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको बाइक खरीदना है, तो बाइक या स्कूटी खरीदने के लिए सबसे पहले आपने कुछ नहीं किया था, लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में क्या है, एक इमेज आया कि आप जब उस टॉपिक के बारे में सोच रहे हो तो आपके दिमाग में क्या बना, सबसे पहले उस सब्जेक्ट का इमेज बना, इमेज फॉर्म हुआ। अब फिर उस पर विचार करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, भाषा, जो आप मदर टंग है या जो भी जिस भी में अपने आप से जब बात करते हो या अपने जो भी भाषा सीखी होगी, तो अपने मस्तिष्क में क्या करते हो, विचार करते हो कि कौन सा बाइक अच्छा है, कौन सा मॉडल अच्छा होगा, कितना बजट अच्छा होगा, कितना माइलेज अच्छा होगा। तो इसके लिए क्या है, भाषा। तो पहला थिंग क्या था, प्रतिमा, इमेज बनेगा। दूसरा चीज़ क्या है, तो दूसरा याद रखिए भाषा। तीसरा क्या है, संप्रत्यय। तीसरा क्या याद रखना है आपको, संप्रत्यय याद रखना है। संप्रत्यय का मतलब है जो आपने सोचा था कि माइलेज इतना, बाइक इतना,
है ना, मॉडल इतना सीसी का होना चाहिए, तो वो सारा कुछ आपने कॉन्सेप्ट लगाया है, तो उसको बोला जाएगा संप्रत्यय। अब प्रतिज्ञप्ति या प्रीपोजिशन, इसमें याद रखिएगा प्रतिज्ञप्ति का मतलब ये है जब दो या दो से अधिक क्या करें हम संप्रत्ययों को मिलाकर सोचें या तुलना करें। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, जैसे मैंने अपने दिमाग में एक संरचना बनाई हुई थी, एक संप्रत्यय बनाया हुआ था कि ये बाइक जो है मेरे लिए इतने बजट में काफ़ी है, अच्छा है, लेकिन उसी समय मेरा दोस्त आया और बोला कि यार थोड़ा और पैसा खर्चा कर दो, इसमें ना इससे भी अच्छी बाइक आ जाएगी, तो उसका भी संप्रत्यय आ गया, मेरा भी संप्रत्यय आ गया। अब मैं दोनों में क्या करूँगा, कंपैरिजन करूँगा, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, प्रतिज्ञप्ति कहलाएगी। तो हालांकि आपको इसके अंदर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा टूल्स में क्या आता है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले इमेज आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका भाषा, लैंग्वेज, फिर उसके बाद आएगा कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन। ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। वही मैं बात करूं कि चिंतन कैसे स्टार्ट होता है, तो जीन पियाजे का स्टेज अगर मैं लेकर चलूं, जीन पियाजे ने कितना बताया है मानसिक संरचना या मानसिक विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास में 4, 0 से 2 या जन्म से 2 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष, फिर से बोल रहा हूँ, यह शायद मैंने गलत बताया था, पहला जो है 2 से मतलब 0 से जो 2 वर्ष है वो है क्या है, संवेदीगामक सेंसरी मोटर स्टेज। फिर अगर उसके बाद मैं बात करूं, सेकंड जो होता है 2 से 7 वर्ष वाला, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा जो होता है वो 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक, या इसको बोलते हैं स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और लास्ट वन क्या होता है, अमूर्त सूक्ष्म या औपचारिक, फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो ये 4 स्टेज कौन किसने बताए हैं, जीन पियाजे ने बताए हैं। अब अगर इस पर हम चर्चा करें तो देखो, पहले बच्चा किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करता, वो केवल जानकारी इकट्ठा करता है, और उसके लिए क्या करता है, वो किसका प्रयोग करता है, तो आप याद रखिएगा अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है। दूसरा जो अवस्था है 2 से 7, जिसको मैंने बोला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें बच्चा क्या करता है, अतार्किक चिंतन करना चालू करता है, और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रतीकात्मक सोच, ईगोसेंट्रिक, बहुत सारा आपने सुना होगा, लेकिन 2-3 याद रखिएगा, जैसे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हो गया, है ना, फिर उसके बाद क्या हो गया, अतार्किक चिंतन हो गया, इलॉजिकल थिंकिंग, है ना, तो ये सारे पर बच्चा क्या करता है, सोचने समझने लग जाता है। वही अगले 2 स्टेज की मैं बात करूं तो 11 साल तक आते आते मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जैसे मैंने कहा, तो मूर्त विषय पर चिंतन करना, और 11 वर्ष के बाद देखते हैं तो मेंटल डेवलपमेंट 90% हो जाता है, जैसे कि मैं क्लास में बताता हूँ। तो यहाँ पर बच्चा अमूर्त विषयों के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है, जैसे 11th के एज में, 11 के एज में बच्चा जो है 6-7 क्लास में, 5-6-7 क्लास में पहुंच जाता है। अब क्या होता है, यहाँ से वो पढ़ना चालू करता है साइंस, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सुना होगा, है ना। बायोलॉजी में अगर देखते हैं तो सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, पैरामीशिया क्या बोलते हैं, अमीबा क्या होता है, फिर पैरामीशियम क्या होता है, इनके बारे में पढ़ते हैं। हमने देखा नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ से चालू होता है, यहाँ से चालू होता है अमूर्त चिंतन। तो पहले कोई चिंतन नहीं है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है इंद्रियों के माध्यम से। दूसरे में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, अतार्किक चिंतन। तीसरे वाली अवस्था में 7 से 11 में मूर्त विषय पर चिंतन, और लास्ट जो है उसमें करते हैं अमूर्त विषय पर चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है ये टॉपिक मैंने बहुत ही कम समय में आपके लिए कंप्लीट कर दिया है ना। अब यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ जब तक इसमें आपने प्रॉपर MCQ सॉल्व नहीं किया है। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन का आप सही आंसर बता पाते हो। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता। अब थोड़ा अगर हम पढ़ के देखें, भाषा हमने सुना, भाषा शामिल था, साधन में शामिल था, अभी लास्ट में हमने पढ़ा। दूसरा इमेज, ये भी शामिल होता है। संप्रत्यय भी आपने देखा शामिल होता है, प्रतीक को शामिल नहीं करेंगे। लास्ट में देखो जब हमने इसको पढ़ा था तो ये मैंने बताया था, प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति। तो उसके हिसाब से अभी जो आपका आंसर होना चाहिए वो क्या नहीं होगा, प्रतीक नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, स्वाली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है। स्वाली चिंतन में किसकी अभिव्यक्ति होती है, तो मैंने कहा स्वाली चिंतन में व्यक्ति या पर्सन जो होता है अपने इमेजिनेशन में होता है। जो भी सोचता है उसमें कोई भी रियलिटी से उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की, तो इमेजिनरी थॉट्स एंड डिजायर्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा है, निम्नांकित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है। तो आपने देखा चिंतन 2 प्रकार का बताया था आपने, एक तो स्वाली चिंतन और दूसरा बताया यथार्थवादी। और यथार्थवादी चिंतन कितने प्रकार का, 3, अपसारी, अभिसारी और आलोचनात्मक, है ना।
तो यहाँ पर देखो यथार्थवादी में कौन नहीं आएगा, स्वालीन नहीं आएगा, स्वालीन तो अलग है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? गुण दोष देखेगा तभी खरीदेगा। तो मैंने क्या बताया था, किसमें आ गई, सोच के बताओ। बिल्कुल आलोचनात्मक चिंतन का ये आंसर होगा, मतलब इसका आंसर आलोचनात्मक चिंतन होगा। जब कोई पर्सन क्या करे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचे और दोनों सोचने के बाद कोई डिसीजन ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या लिखा है, यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा, इस समस्या को राम हल करने के लिए कौन से चिंतन का सहारा लेगा? कुछ ऐसा चिंतन है। अब देखो 10 में से 4 घटा रहे हैं, इसका मतलब तो 6 ही आएगा। तो हमें ऑप्शन में क्या ढूंढना है, अभिसारी दिया है क्या? इफ अभिसारी नहीं दिया है तो आप क्या टिक करेंगे, अपसारी। तो देखते हैं, दिया है क्या अपसारी, अभिसारी दिया है क्या, कन्वर्जन दिया है क्या, नहीं दिया है। तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, अपसारी टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, तर्कणा संबंधित है चिंतन से, भाषा से, स्मृति से। तो याद रखिएगा, तर्कण अगर हम करते हैं, किसी भी चीज़ पर सोचते हैं, तो वो किससे रिलेटेड है, चिंतन से। हालांकि भाषा और स्मृति भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर एक को चुनना है तो हम चुनेंगे किसको, चिंतन को। अब अगला है संज्ञानात्मक चिंतन कहा जाता है। अब पहली बात तो ये शब्द आपके लिए नया लग रहा है, तो इसका इंग्लिश वाला वर्ड देखिएगा, क्या लिखा है, एप्रिशिएटिव थिंकिंग। आप किसी बच्चों को अप्रिशिएट कब करोगे कि तुमने बहुत अच्छा सोचा है। तो अगर मैं 10 बच्चों से अगर कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ और एक बच्चे का आंसर एकदम हटके है, एकदम यूनिक है, जो इन्होंने नहीं दिया था, अलग है, तो मैं इसको क्या करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा। सबसे अलग आंसर के लिए सब एक जैसा आंसर दे रहे थे, एक ही प्रकार का आंसर, लेकिन इनका आंसर क्या था, यूनिक था। तो यूनिक कैसे दे सकता है, अगर वो कौन सा चिंतन करे, अपसारी चिंतन करे, डाइवर्जेंट थिंकिंग करे। और डाइवर्जेंट थिंकिंग के कई सारे नाम मैंने बताए, क्या क्या बोला था मैंने, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोल सकते हैं, अपसारी। दूसरा सृजनात्मक चिंतन बोल सकते हैं, क्रिएटिव। तीसरा मैंने बोला कि आगमनात्मक बोल सकते हैं, इंडक्टिव। और चौथा मैंने बताया था ओपन क्वेश्चन बोल सकते हैं, खुला प्रश्न। तो उसमें से कौन सा नाम आपको दिख रहा है, तो सृजनात्मक प्रकार का दिख रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, बड़े सिंपल प्रश्न लिखे हुए, चिंतन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो चिंतन याद करो, मैंने बताया 2 प्रकार का, स्वाली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। अगला, यथार्थवादी चिंतन जो है कितने प्रकार का होता है। यथार्थवादी चिंतन 3 प्रकार का होता है, अपसारी, अभिसारी और आलोचनात्मक। तो इस प्रकार के चिंतन को हम यथार्थवादी चिंतन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, स्वप्न, स्वप्न चित्र, अभिलाषा, मतलब क्या है, ड्रीम, ड्रीम इमेज, विशेष। ये कहाँ रहेगा आपका, तो किसका हिस्सा होगा, स्वाली चिंतन का। जहाँ सपने देख रहे हो आप, है ना, अभिलाषा कर रहे हो आप, तो वो किसका हिस्सा होगा, स्वाली चिंतन का हिस्सा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यथार्थवादी चिंतन है, तो यथार्थवादी चिंतन के अंदर आता है क्या, कन्वर्जेंट आता है, क्रिएटिव भी आता है, मतलब डाइवर्जेंट, है ना, और ये क्या है, क्रिटिकल। तो सब आता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, डी, उपरोक्त सभी। अब देखिएगा अगला प्रश्न, निगमनात्मक चिंतन है, बताइए किसको बोलते हैं निगमनात्मक चिंतन। मैंने नाम बताया था, आगमनात्मक चिंतन भी बोला जाता है किसी को, और किसी को निगमनात्मक चिंतन भी बोला जाता है। तो इसके हिसाब से मैंने क्या बताया था, 3 प्रकार की चिंतन। तो पहला अभिसारी, तो अभिसारी को ही क्या बोलते हैं, निगमनात्मक बोलते हैं, और बोलते हैं क्या, बंद प्रश्न। वही अपसारी की अगर मैं बात करूं, डाइवर्जेंट थिंकिंग की, तो इनको बोलते हैं आगमनात्मक, इनको बोलते हैं सृजनात्मक, और इन्हीं को बोलते हैं खुला प्रश्न। तो आपको पूछा गया है निगमनात्मक, तो क्या आएगा, अभिसारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सृजनात्मक चिंतन किसको बोलते हैं। तो अभी देखो, यही सृजनात्मक है, यही आगमनात्मक है ना। तो क्या हो जाएगा, सृजनात्मक चिंतन किसको बोलेंगे, आगमनात्मक चिंतन को बोलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेना, किस प्रकार का चिंतन। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग आंसर मुझे कमेंट में देंगे, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए देता हूं, छोड़ता हूं, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, अपसारी चिंतन को सर्वोत्तम रूप से एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो, अब सोचिएगा क्या हो सकता है,
अपसारी चिंतन में क्या एक ही परिणाम हो सकता है क्या? मैं आप पे छोड़ रहा हूं ना, इसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे। दूसरा, इसमें एक ही समाधान खोजने के लिए अनेक संभावनाओं को सीमित करना शामिल है क्या? या संभावित समाधानों की सीमा का विस्तार करना होता है, या तार्किक तर्क और सटीकता पर आधारित होती है ना? तो आप लोग सोच के बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट करिएगा। मैं कमेंट में इसका आंसर लिख दूंगा, आप दीजिएगा, मैं एक दिन का समय दूंगा आपको, जो भी देख रहे होंगे वीडियो, अब सोचना कि इसका आंसर क्या होगा। 14 और 15 आप लोग को बनाना है ना? 14 और 15 आप लोग को बनाना है। मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ, जैसे ही आप कमेंट करोगे इसका आंसर क्या है, मैं सही आंसर वहाँ पर बता दूंगा, या जिन्होंने भी सही आंसर, जो भी सही आंसर देंगे उनको मैं लाइक कर दूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है। समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करती हैं। अब कैसे चर्चा करेंगी कि कोरोना महामारी के दौरान कौन कौन सी सावधान रखनी चाहिए, कौन कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए, ये सब, मतलब एक तरफ क्या करना चाहिए, एक तरफ क्या नहीं करना चाहिए, इन पर चर्चा करेंगी। तो इस चर्चा के माध्यम से शिक्षिका का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है, कौन से प्रकार के चिंतन को? देखिए, इस प्रकार में क्या होना चाहिए कि अपसारी चिंतन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपसारी चिंतन ऑप्शन में होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि अपसारी चिंतन तो नहीं है, तो यहाँ पर आप दिमाग में क्या ले सकते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी तो चर्चा हो सकता है। तो इस आधार पर आप क्या ले सकते हैं आंसर, फिर आलोचनात्मक चिंतन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न किस प्रकार है वो जरा देखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो मैंने बताया है सृजनात्मक चिंतन मतलब खुला प्रश्न, जहां पर आपको एक्सप्रेस करने के लिए समय दिया जाए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? नई दिल्ली। तो ये क्या हुआ? अभिसारी प्रकार का क्वेश्चन, क्योंकि आपको और एक्सप्रेस करने के लिए दिया नहीं गया समय। अगर आपसे ये पूछा जाता कि भारत की राजधानी के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं या उसके बारे में वर्णन करें, तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, एम्पल ऑफ वे हो सकता है, जिससे आप बता सकते हो कि स्टेट मतलब जो कैपिटल है भारत का, उसके बारे में उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आपको बताना है कि अपसारी या सृजनात्मक चिंतन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है। देखते हैं इसे कौन बता सकता है। तो ये तो वन वर्ड हुआ, मैं बताऊंगा, या तो कोई बोलेगा मैं बताता हूं, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड, सही उत्तर बताएं, तो सही उत्तर वाला भी नहीं होगा। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ या नहीं। तो ये भी क्या होगा आपका अभिसारी होगा, क्योंकि वन वर्ड है। अब देखते हैं डी में क्या लिखा है। इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है, मतलब मल्टीपल सॉल्यूशन के बारे में बता रहा है। तो यही तो बोलता है क्या, सृजनात्मक चिंतन क्या बोलता है, मल्टीपल सॉल्यूशन के बारे में बात करता है। अब अगर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अपसारी चिंतन खालिस्तान है, जबकि अभिसारी चिंतन जो है खालिस्तान है ना? क्या बोला है, डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश वाइल कन्वर्जेंट थिंकिंग डैश। आपको बताना है क्या होगा। तो अभी तक आप ये समझ चुके होंगे अपसारी मतलब मोर देन वन सॉल्यूशन, और अभिसारी या कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। तो देखो कहाँ पर लिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, क्षमताओं को बढ़ावा देता है, शाब्दिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, यहाँ शाब्दिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर देखो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, इंकरेजेस मल्टीपल आंसर्स, बिल्कुल सही है। पहला के लिए देखो ये सही है, और एक ही समाधान पर स्थिर होता है, ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है देखिएगा। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चे में विवेचनात्मक चिंतन, अब देखो वर्डिंग चेंज हो जाते हैं हिंदी का जब पेपर देखते हैं, हिंदी में जब देखते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश देखो। जैसे शगनात्मक लिखा हुआ था वो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन उसका इंग्लिश देखते हो एप्रिशिएटिव था। यहाँ पर विवेचनात्मक चिंतन नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका देखो इंग्लिश क्या समझ में आ रहा है, क्रिएटिव। तो क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब हमने देखा था, क्रिटिकल थिंकिंग है ना यहाँ पे। तो क्रिटिकल का मतलब सही और गलत के बारे में विचार करने के बाद डिसीजन लेना। तो हमको वैसा कुछ आंसर ढूंढना पड़ेगा। क्या बोले, विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। भारत के 10 राज्यों का नाम, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बनाते बतेगा क्या, नहीं बनाते बनेगा आपको। सेकंड देखते हैं 2 से 10 तक के पहाड़े लिखे, तो इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव होगा क्या, नहीं होगा। अगला देखते हैं क्या लिखा है, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ना, ये हो सकता है। अगला देखते हैं क्या, दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो, मतलब याद कर लो और उसको बोल दो। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हमारे लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक 5 वर्ष का बालक चिंतन में निम्नलिखित में से किस प्रकार का हो सकता है उसका चिंतन। तो मैंने बताया था 4 स्तर मैंने बताए थे आपको। एक तो क्या था, 0 से 2 था, 2 से 7 था, 7 से 11 था, 11 से 15 था, है ना। तो इतना था। तो आपने देखा था यहाँ पर तो कोई चिंतन नहीं है, 0 है। केवल क्या है, इंद्रियों का प्रयोग करता है किसके लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर क्या करता है, अतार्किक चिंतन मैंने बताया, अतार्किक चिंतन, है ना। और दूसरा मैंने बताया था कि यहीं पर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा। तो लक्ष्य निर्देशित, अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, अगर आप पुराने समय का बुक पढ़ रहे होंगे या पढ़ भी रहे होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, तो कई बार आपको यहाँ पर मिलता है, कई बार क्या मिलता है, संवेदीगामक स्टेज में मिलता है ना, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है कहाँ नहीं दिया है, सेंसरी मोटर में नहीं दिया, तो उसको चुपचाप कहाँ ले लेना है, सेकंड स्टेज में ले लेना। कोई डाउट मत रखिएगा, प्रायोरिटी दीजिएगा किसको, सेंसरी मोटर स्टेज को। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो तुरंत आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी लेने वाला हूँ। क्योंकि 5 वर्ष का बच्चा कैसे बिहेव करेगा, चिंतन करेगा, डायरेक्टेड। यहाँ पर मैंने बताया था मूर्त चिंतन करता है, कॉन्क्रीट थिंकिंग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स अमूर्त चिंतन। तो हमारा जो आंसर होगा इस वाले बच्चे के लिए है, 5 साल का बच्चा, तो निर्देशित चिंतन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या लिखा हुआ है, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, यह निम्न में से किसका प्रतीक है। मतलब मोर देन वन सॉल्यूशन मतलब क्या है, आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, क्या आना चाहिए आंसर, है ना। तो मैंने बोला है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या लिखा हुआ है, सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। मतलब आपको अगर किसी बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग करने के लिए बोलना है, मोर देन वन सॉल्यूशन के बारे में सोचने के लिए बोलना है, तो आप क्या नहीं करेंगे, उनको मौलिकता के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, ये तो होना चाहिए। मौलिकता का मतलब, आप इसको संविधान से मत जोड़िएगा, मौलिकता का मतलब है हमेशा नया सोचने के लिए बोलना बच्चों को, ये सही है। अस्पष्टता की सहनशीलता, है ना, मतलब ये सहनशीलता होनी चाहिए, ये भी अच्छा है, सही है। फिर क्या है, सोच में लचीलापन होना चाहिए, ये भी सत्य है। क्या नहीं करा सकते, अभी सारी सोच नहीं रख सकते, वन वर्ड में आंसर देने के लिए थोड़ी बोलेंगे। आपको क्या करना है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है, तो आप किसके लिए रोकेंगे बच्चों को, वन वर्ड में आंसर देने के लिए। तो ये प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक शिक्षक जो अन्य दृष्टिकोणों के साथ साथ रचनात्मक अभिव्यक्तियों का अच्छा मिश्रण करता है, वह बच्चों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करेगा। देखिएगा, कोई भी अगर टीचर हो वो हमेशा ये चाहेगा कि उसका बच्चा जो हो डाइवर्स थिंकिंग करे, है ना, उसके पास हमेशा क्या हो, मोर देन वन सॉल्यूशन हो, वन देन मोर क्या हो, उसके पास वे हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, है ना। तो वो क्या चाहेगा कि उसका बच्चा कैसे हो, उसका स्टूडेंट हमेशा कैसा चिंतन करे, अब सारी प्रकार का चिंतन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। समालोचनात्मक, जब आपको सही गलत के बारे में देखना है। परासंज्ञान, परासंज्ञान का मतलब ये समझिएगा, जब आप अपनी इंद्रियों का प्रयोग नहीं कर रहे हो, आप अनुभव या मस्तिष्क में जो पुराना ज्ञान है उसका आप ले रहे हो हेल्प, या तो कोई और अनुभवी पर्सन क्या कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, तो हो गया परासंज्ञान। विश्लेषण, ये भी आएगा, ये भी आएगा। मनन करना, चिंतन करना, तो समालोचनात्मक चिंतन में ये तीनों के तीनों शामिल होंगे। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न क्या है जरा वो देखिएगा, चिंतन के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का चयन करना है, देखते हैं क्या है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, बिल्कुल। समस्या समाधान के लिए किया गया चिंतन या मानसिक प्रक्रिया हमेशा जटिल प्रकार का ही होता है। सरल हो जाता तो समस्या कहाँ होता, फिर समाधान क्यों ढूंढते। नेक्स्ट, चिंतन हमेशा क्या होता है, लक्ष्य केंद्रित होता है कि प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है, बिल्कुल सही है। चिंतन में विविध मानसिक संरचनाओं को शामिल किया जाता है, ये भी सही। हमने देखा था क्या, सबसे पहले प्रतीक होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, पहले प्रतिमा होगा, फिर प्रतिमा के बाद भाषा होगा, फिर उसके बाद संप्रत्यय होगा, तो ये बिल्कुल सही है। फिर चिंतन व्यक्ति के व्यवहार को विशिष्ट गुण है, बिल्कुल सही है, मतलब व्यक्ति के व्यवहार का क्या है, विशिष्ट गुण, तो सबके सब आने चाहिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये जो टॉपिक है चिंतन, जो आने वाले शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, मैंने कुछ ही देर में आपके लिए ख़त्म कर दिया है। इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को 2 बार देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, MCQ भी हमने साथ में सॉल्व किया है।
आशा ये रहेगी कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। आने वाले समय में आपके लिए ऐसे ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनके टॉपिक तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा ही, साथ ही साथ उसके एमसीक्यू भी सॉल्व करूंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, आपको कैसी तैयारी करनी है और टॉपिक के साथ साथ आपको एमसीक्यू कैसे लगाने हैं। तो ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।